पीएएसए भर्ती नियम 2022 के लॉन्च होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने एलडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 15/11/2022 की तिथि में एक और लेटर जारी कर दिया है और ये लेटर संबंधित है रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टमैन मेल गार्ड रिक्वायरमेंट रूल 2022। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है पोस्टमैन मेलगार्ड भर्ती नियम 2022 और आज की इस वीडियो में इस लेटर के बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने स्टेक होल्डर के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है और ये सभी मामलों में होता है। जब भी किसी कैडर के लिए भर्ती नियम चेंज किया जाता है तो एक नोटिस पहले जारी किया जाता है, अपने स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद जब भी उसमें पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो उस भर्ती नियम को लागू कर दिया जाता है। तो ये भर्ती नियम पोस्टमैन मेलगार्ड जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अब इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं आपको उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बहुत सारी चीजों के बारे में बदलाव हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो के पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट भर्ती के बारे में। अगर कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट परीक्षा देके पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 10th से क्वालिफिकेशन बढ़ाकर 12th कर दिया गया है। चीजों को समझने का ट्राई कीजिएगा। मैं आसान भाषा में आपको ये पूरा भर्ती नियम समझा दूंगा। ध्यान रखिएगा, पहले पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए क्वालिफिकेशन 10th होता था, अभी उसको क्वालिफिकेशन 12th देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है 17 जून 2022 को एक गजट जारी हुआ था। उस गजट में पीएसए भर्ती नियम का चेंजेस किया गया था और उसमें पहले पीएससी के लिए 12 था जिसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन कर दिया गया और फिर अभी पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 10 था तो उसको बढ़ाकर 12th कर दिया गया है। तो ये बड़ा चेंज हुआ है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये उसके लिए है जो डायरेक्ट भर्ती के तहत पोस्टमैन मेलगार्ड का परीक्षा देके उस कैडर पे जाना चाहता है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा। और एज लिमिट किसके लिए? एज लिमिट जो डायरेक्ट भर्ती के तहत आता है उसका एज जो है 18 से 27 के बीच होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी के तहत कैंडिडेट आते हैं, अगर कोई एसटी एससी में आता है, अगर कोई ओबीसी में आता है, तो जैसा कि आपको पता है कि एसटी एससी के अनुसार गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 5 साल का छूट दिया जाता है। कोई ओबीसी का कैंडिडेट होता है तो उसको 3 साल का छूट दिया जाता है। तो वो सारी चीजें उस पर लागू होने वाली है। इसके अलावा आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, जैसा कि आपको पता है कि जीपी ऑनलाइन क्लासेस के अधिकतर सब्सक्राइबर जो हैं जीडीएस हैं, तो उनके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर क्या हमारे लिए भी 12th क्वालिफिकेशन है या फिर हमारे लिए 10th ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जीडीएस को एज अ डायरेक्ट भर्ती ट्रीट किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट भर्ती ट्रीट किया जाता है लेकिन उसके क्वालिफिकेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये पॉइंट नंबर 2 हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एज ग्रामीण डाक सेवक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना जरूरी हो जाता है अगर कोई पोस्टमैन मेलगार्ड के कैडर में जाना चाहता है। यह ध्यान रखिएगा। अदर क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और उस पोस्टमैन मेलगार्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और ये कुछ सालों के अंदर बनवा भी सकता है एग्जाम क्लियर करने के बाद। जो मैंने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक सिविल सर्वेंट नहीं है, उसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत इसीलिए ट्रीट किया जाता है। लेकिन आगे जो और बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं उन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है जब पीएसए भर्ती नियम 2022 लॉन्च किया गया था तो उसमें एक कैटेगरी बी का पॉइंट जोड़ा गया था और जैसे ही कैटेगरी बी का पॉइंट जोड़ा गया था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में कंफ्यूजन हुआ था। सर कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा, जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के 8 साल होना चाहिए, जीडीएस प्लस पोस्टमैन मिला के 8 साल होना चाहिए।
उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या ये जो भर्ती नियम कैटेगरी बी में पीएसए के लिए लॉन्च किया गया है, क्या ये सेम रूल पोस्टमैन मेल गार्ड परीक्षा के लिए हो सकता है? तो बिल्कुल डिपार्टमेंट ने ये लेटर जारी करके बता दिया है कि जी हां, अगर आपका सर्विस जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के 5 साल हो रहा है तो आप पात्र हो चुके हैं 2023 के पोस्टमैन मेल गार्ड परीक्षा के लिए। लेकिन ये लेटर अभी तक गजट में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे ही परिवर्तन हो जाता है बिल्कुल आप पात्र हो जाएंगे। अब हम डिपार्टमेंटल कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है मैं बताया है, 25% का जो कोटा होता है एमटीएस के लिए होता है, जो सीनियरिटी बेस पर उसको पोस्टमैन बना दिया जाता है। और ये किसके तहत बनाया जाता है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत बनाया जाता है, डीपीसी के तहत बनाया जाता है। मैंने 25% के बारे में बता दिया कि 25% जो है एमटीएस टू पोस्टमैन उनका सीनियरिटी बेस पे हो जाएगा। लेकिन उस एमटीएस का मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए? तो मिनिमम सर्विस लेवल 1 में, लेवल 1 का मतलब होता है एमटीएस में मिनिमम 6 साल होना चाहिए। और ये सर्विस कैलकुलेशन जो है फर्स्ट डे जनवरी में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम 25% कोटे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो 25% का कोटा होने वाला है वो कोटा होने वाला है एमटीएस टू पोस्टमैन एलडीसी के लिए। बात समझने का ट्राई कीजिएगा। 25% का कोटा होने वाला है एमटीएस टू पोस्टमैन विभागीय परीक्षा के लिए। अब इसमें कितने साल का सर्विस चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 को हम अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं और ये जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। तो लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1। लेवल 1 आपको पता है 18,000 बेसिक होता है एमटीएस का। पे मैट्रिक्स विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड एज ऑन फर्स्ट डे जनवरी ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा, अब इसमें भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान समझिएगा, एमटीएस अगर 3 साल सर्विस पूरा कर चुका है तो निश्चित रूप से वो पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये पहले भी होता था और ये अब भी होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 3 क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? पॉइंट नंबर 3 को तो ही समझना है। लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ प्रे मैट्रिक्स विथ टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड रेगुलरली एज ग्रामीण डाक सेवक। अगर किसी एमटीएस का सर्विस जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के, मैं बता रहा हूं, अगर किसी एमटीएस का सर्विस जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के 5 साल पूरा हो रहा है 1 जनवरी को, तो वो पात्र हो चुका है 2023 के एलडीसी एग्जाम के लिए। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, ये लेटर अभी ड्राफ्ट लेटर है, अभी गजट जारी नहीं हुआ है। तो कमेंट में ये मत डाल देना, ध्यान रख लेना इस चीज को, ठीक है? तो ये चीज समझ लेना, मतलब जीडीएस प्लस एमटीएस मिलाकर 5 साल 1 जनवरी को हो रहा है तो वो पात्र हो चुका है 2023 के एलडीसी एग्जाम पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। लेकिन इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट पीएसए के भर्ती नियम में भी लागू होता है, जो कि बहुत कम लोगों को ही पता है। अब नोट नंबर ये बताने का प्रयास कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नोट नंबर ये, वेयर जूनियर हु हैज कंप्लीटेड क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी सर्विस इज बीइंग कंसाइडर फॉर प्रमोशन, सीनियर विल आल्सो बी कंसाइडर प्रोवाइडेड। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई जूनियर कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाता है, मेरा कहने का मतलब है अगर कोई जूनियर कैंडिडेट, कोई जूनियर एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड परीक्षा के लिए पात्र हो जाता है और अगर आप उससे सीनियर हैं तो ऑटोमेटिक आप उस एलडीसी एग्जाम के लिए पात्र हो जाएंगे। ये नियम पोस्टमैन मेल गार्ड में भी लागू है, ये नियम पीएसए भर्ती नियम में भी लागू है, ये नियम AA के एग्जाम में भी लागू है, सभी विभागीय परीक्षा के एग्जाम में लागू होने वाला है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नियम जो है, जो रूल 38 के तहत आते हैं, अगर रूल 38 के तहत किसी का ट्रांसफर हो जाता है, वो जो है दूसरा डिवीजन चेंज कर देता है, तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि वो जो है वहां जूनियर कहलाता है, उसने सीनियरिटी जो है
हो दी होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट का फायदा उठाएंगे कि कोई जूनियर फॉर्म भर रहा है तो आप उसके बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सर्विस जो है हाफ या 2 साल जो कम होगा वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा हमने 25% के बारे में बात कर लिया। 25% हमने बता दिया कि एमटीएस टू पोस्टमैन सीनियरिटी बेस पे, 25% एमटीएस टू पोस्टमैन एलडीसी एग्जाम बेस पे, बचा हुआ 50% जीडीएस के लिए, और ये जो है जीडीएस देगा पोस्टमैन मेल गार्ड का डायरेक्ट एग्जाम, तो उसके लिए कितना सर्विस, तो वही चीज आगे आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, जीडीएस जो है अगर पोस्टमैन मेल गार्ड का परीक्षा डायरेक्ट देना चाहता है, उसको जो है 5 साल का सर्विस का जरूरत पड़ेगा। अब ये चीज आपको यहां पे बता दिया गया है, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू ग्रामीण डाक सेवक of recruiting postal circles who have worked regularly 5 year in that capacity as on first day of January। मतलब जिस साल का रिक्रूटमेंट होगा उस साल के 1 जनवरी को जीडीएस का 5 साल पूरा होगा, तो निश्चित तौर पर वो जो है 50% कोटे में जाएगा और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड का परीक्षा देगा। अब ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, सबसे पहले सीनियरिटी बेस पे लिया जाएगा, ठीक है। सीनियरिटी बेस पे अगर वैकेंसी नहीं भरती है तो फिर उसको जो है 25% एमटीएस में जोड़ दिया जाएगा। फिर ये 25% जो विभागीय परीक्षा वाला वैकेंसी होता है वो नहीं भरता है तो उसको जो है 50% में जोड़ दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है ना, फेलिंग बीच, फेलिंग बीच, फेलिंग बीच, तो यही बोल रहा है कि जब इससे फेल हो जाता है, नहीं भर पाता, तो उसमें जो है आगे ऐड कर दिया जाता है। फिर अगर ये डिपार्टमेंटल कोटा 50% भी नहीं भर पाता है तो उसको जो है डायरेक्ट भर्ती, मतलब सीधी भर्ती, मतलब सभी के लिए लागू कर दिया जाता है कि कोई भी अब इसमें फॉर्म जो है इस वैकेंसी में भर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो नियम आपको पोस्टमैन कैडर के लिए बताया है वो सारे नियम मेल गार्ड कैडर के लिए भी लागू होते हैं, सिर्फ एक नियम को छोड़कर, और वो नियम होने वाला है वैकेंसी परसेंटेज से संबंधित, जिसमें कि बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप आरएमएस के एम्प्लॉय हैं, आरएमएस में जीडीएस हैं या फिर आरएमएस में एमटीएस हैं, तो इस नियम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने जो भी नियम पोस्टमैन कैडर के लिए बताए हैं, चाहे वो 3 साल से संबंधित नियम हो एमटीएस टू पोस्टमैन, या फिर एमटीएस प्लस जीडीएस का 5 ईयर का सर्विस हो, सब वो मेल गार्ड के कैडर के लिए भी लागू होते हैं। लेकिन वैकेंसी परसेंटेज में, वैकेंसी कोटे में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंटल कोटा में आ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको पोस्टमैन कैडर के लिए 25% का कोटा बताया था कि एमटीएस टू पोस्टमैन सीनियरिटी बेस के लिए 25% का कोटा दिया जाता है। अब वो सेम प्रोसीजर यहां पे रिपीट हुआ है कि अगर आप आरएमएस के एम्प्लॉय हैं, आरएमएस में कार्य कर रहे हैं, आरएमएस में एमटीएस हैं, तो एमटीएस टू मेल गार्ड में भी 25% का कोटा सीनियरिटी बेस के लिए दिया गया है। मतलब इस पॉइंट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन इस पॉइंट में हो गया है, मैंने आपको पोस्टमैन कैडर के बारे में जब बताया था तो एमटीएस टू, ध्यान समझिएगा, एमटीएस टू पोस्टमैन कैडर में एलडीसी के थ्रू बताया था कि 25% का कोटा था, और यहां पर एमटीएस टू मेलगार्ड कैडर के लिए इसको 50% बढ़ाकर कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बदलाव यहां होने वाला है। और पोस्टमैन कैडर में 50% का कोटा होता था जीडीएस के लिए, लेकिन अगर आप आरएमएस में जीडीएस हैं तो वो 50% 25% में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अगर आप आरएमएस डिवीजन में एमटीएस हैं तो एमटीएस टू मेल गार्ड के लिए 50% कोटा और जीडीएस टू मेल गार्ड के लिए 25% का कोटा निर्धारित किया गया है। आशा करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आपको पता है कि आरएमएस में नंबर ऑफ जीडीएस कम होते हैं और पोस्टल डिवीजन में नंबर ऑफ जीडीएस जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो निश्चित तौर पर आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताने का प्रयास किया है, ये पोस्टमैन मेलगार्ड भर्ती नियम जो 2022 में लॉन्च हो सकता है, होने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
मिशन भर्ती के तहत अपनी पूरी वैकेंसी भरने में लगा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट कोटी की वैकेंसी हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल कोटी की वैकेंसी हो। गवर्नमेंट ने सीधे आदेश दे दिए हैं कि जो भी वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बची हुई है उसको आप पूरा फिलअप कीजिए, जिससे कि जो है नंबर आप जो कैंडिडेट है वो ज्यादा रोजगार पा सके। ठीक है, जो चीजें मैंने बता दी, एक एक चीज क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा, और भी अगर कोई बच गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप एक जीडीएस हैं और आपको एलडीसी एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।